केरल विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तैयारी इतनी तेज है कि शशि थरूर केरल में सीएम फेस पर अपनी दावेदारी को लेकर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का मोड़ बना लिया। दोनों गठबंधन जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मतदाताओं में अपनी पैठ बना रही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जब माना जाता था कि केरल बीजेपी के दूर की कौड़ी है और वहां किसी कीमत पर बीजेपी की एंट्री नहीं हो सकती। केरल में पिछले 10 वर्षों से वाम दल सत्ता में है। हालांकि वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने बेहतर प्रदर्शन किया। यह कहना मुश्किल है कि लोकसभा का असर विधानसभा में दिखाई देगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने सरकार बनाई थी। नायर और मछुआरा समुदायों पर भाजपा की नजर है। चुनावी रणनीतिकार ये मानते हैं कि पहले मतदाताओं के सामने यूडीएफ और एलडीएफ 2 ही विकल्प थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए भाजपा अपनी जगह बना रही है। नायर और मछुआरा समुदाय अब तक एलडीएफ के साथ रहे, लेकिन अब उनकी निगाहों में बीजेपी का ग्राफ तेजी से चढ़ा है और जो एलडीएफ के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। भाजपा के प्रवेश से सियासत बदली। केरल में राजनीति 2 ध्रुवीय रही है, लेकिन भाजपा के प्रवेश के बाद सियासत बदल गई। अगर भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अभी अपना प्रदर्शन बरकरार रखती तो वो यूडीएफ और एलडीएफ दोनों का गणित बिगाड़ सकती है, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में एनडीए को 19% वोट मिले, जबकि 2021 विधानसभा में ये 12% था। कांग्रेस रणनीतिकार ये मानते हैं कि एलडीएफ सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, पर क्या यूडीएफ मतदाताओं की इस नाराजगी को अपने पक्ष में बदल पाएगी? वहीं एलडीएफ के लिए भी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं। इसकी बड़ी वजह लोकसभा चुनाव में त्रिशूल सीट से भाजपा की जीत है। भाजपा ने केरल में सिर्फ त्रिशूल सीट से जीत दर्ज नहीं की, बल्कि करीब 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को बेहतर सबसे अधिक वोट मिले। भाजपा के इस प्रदर्शन से साफ कि वह हिंदू मतदाताओं का भरोसा जीतने में सफल रही। वहीं ईसाई मतदाताओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अब अछूत नहीं रही, इसलिए सत्ता के गणित में बीजेपी का दबदबा बढ़ने वाला है। पंजाब का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब आए हैं। कहने को तो वे विपश्यना साधना करने आए हैं, लेकिन जो हालात हैं कहीं वे बीच में ही सियासी साधना न करने बैठ जाएं। अरविंद केजरीवाल पहले भी ऐसा करते रहे हैं। वे जब चुनाव जीत जाते हैं तब भी, हार जाते हैं तब भी, और जेल जाने की नौबत आती है तब भी, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें विपश्यना साधना करने की जरूरत महज 4 महीनों में ही महसूस होने लगी। अगर केजरीवाल कहीं दूसरी जगह जाते तो उन्हें विपश्यना का पूरा लाभ मिलता, मन को असीम शांति मिलती, लेकिन उन्होंने पंजाब को चुना तो उसका कोई दूसरा मकसद भी होगा। हकीकत में वही दूसरा केजरीवाल का असली मकसद है और विपश्यना तो फिर होता रहेगा। इसका अंदाजा तब लगा जब उन्होंने पूरे लाव लश्कर के साथ दबंग स्टाइल में पंजाब में एंट्री मारी। पंजाब में भी अभी कोहराम मचा हुआ है। आंदोलन को लेकर पंजाब के किसान अपने स्टैंड पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी जिद पर कायम है। भगवंत मान ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। भगवंत मान का कहना है कि पंजाब को धरने वाले राज्य में बदल दिया गया है और भारी नुकसान पहुंचा है। किसान मोर्चा ने 1 हफ्ते के धरने का ऐलान किया। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया और कुछ किसान नेता भूमिगत भी हैं। चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते किसानों को पुलिस रास्ते में ही रोक रही है तो वे वहीं धरने पर बैठ जा रहे हैं। और इस बीच पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को भी 5 मार्च को 100 दिन पूरा हो रहे हैं। लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ अकाली दल भी उम्मीदवार उतारने की चर्चा चल रही है। तारीख भले ही आई न हो, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। संजीव अरोड़ा के विधानसभा उपचुनाव लड़ने की खबर आते ही उनकी राज्यसभा सीट पर चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा कि ये दिल्ली चुनाव हार जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का इंतजाम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बाद अब सोमनाथ भारती भी अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने के दावों को खारिज कर रहे हैं। सोमनाथ भारती कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे, क्योंकि उन पर देश में पार्टी के विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी है और वे इस पर काम कर रहे हैं। सोमनाथ भारती का बयान तो अरविंद केजरीवाल की पंजाब यात्रा पर भी तस्वीर काफी हद तक साफ कर रहा है। इसलिए
केजरीवाल की विपश्यना साधना को गैर राजनीतिक समझ पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से सारे मंत्रियों और विधायकों को मीटिंग के लिए दिल्ली बुला लिया था। अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद भगवंत मान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीडिया के सामने आए थे, क्योंकि ठीक पहले ऐसी भी आशंका जताई जा रही थी कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि जब केजरीवाल को राज्यसभा जाना नहीं, भगवंत मान को पद से हटाना नहीं, तो फिर वे पंजाब में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो पार्टी के विस्तार के लिए किसी दूसरे राज्य में होना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल ही नहीं, सिसोदिया भी पंजाब में ही डेरा जमाए हुए बैठे हैं। और ऐसे में सवाल तो होंगे ही कि केजरीवाल कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। 1962 की लड़ाई में इंग्लैंड में चाइना के लिए चंदा जुटाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कॉलेज के दिनों के दोस्त मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर कांग्रेस को तगड़ा डंक मारा है। अय्यर का यह डंक कांग्रेस से ज्यादा गांधी परिवार को चुभा, जो मणिशंकर अय्यर को अपना करीबी मानता रहा है। कांग्रेस भले ही राजीव गांधी को देश में सूचना क्रांति का जनक बताए, लेकिन मणिशंकर अय्यर की नजरों में राजीव गांधी एक ऐसे फिसड्डी छात्र थे जो कॉलेज में एक नहीं बल्कि दो बार फेल हुए। जाहिर है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों को फेल नहीं करती, उसकी कोशिश सबको पास करने की और अपना ट्रैक रिकॉर्ड दुरुस्त रखने की होती है। जाहिर है राजीव गांधी तीसरी बार इसी कोशिश की वजह से पास कर दिए गए। राजीव गांधी पर यह तगड़ी टिप्पणी कर मणिशंकर अय्यर ने पूरी कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि 2 बार फेल होने वाले राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजीव गांधी के शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए, साथ ही ये भी कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें आश्चर्य हुआ। एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी एयरलाइन पायलट थे, वे कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हुए थे। अय्यर ने आगे कहा कि कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सभी को पास करने की कोशिश करती है, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रखना चाहती है। फिर भी राजीव गांधी फेल हो गए। उन्होंने बताया कि राजीव लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी फेल हुए थे। अय्यर ने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें मणिशंकर अय्यर कहते हुए नजर आए कि राजीव गांधी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज में फेल हुए, जहां पास होना बहुत आसान माना जाता है। इसके बाद उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी फेल हो गए। अमित मालवीय ने इस वीडियो के साथ लिखा कि राजीव गांधी एकेडमिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। कैम्ब्रिज के इंपीरियल कॉलेज दोनों जगह असफल रहे, फिर भी उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। पर्दा हटने दो। अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजीव गांधी एक एयरलाइन पायलट थे, लेकिन उनकी शिक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अय्यर ने अपने बयानों से विवाद खड़ा किया। वे पहले भी कई बार अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी की भी किरकिरी हो रही है। कई लोग इसे पार्टी के लिए नुकसानदेह मान रहे हैं। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या पार्टी अय्यर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी या फिर उनके बयान से खुद को अलग कर लेगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अय्यर के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया। इसके पहले उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की थी। मणिशंकर अय्यर का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस पहले से ही कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उनके इस बयान से पार्टी की छवि पर और असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल इन दिनों देश के सबसे दुखी राजनेता हैं। उन्हें चुनाव हारने का दुख है, शीश महल के छिन जाने का दुख है, कैग रिपोर्ट बीजेपी के हाथ लग जाने का दुख है, शराब सहित तमाम घोटालों की पोल खुल जाने का दुख है, जिस दिल्ली मॉडल के नाम पर देश भर में उछल कूद मचाया करते थे, उस मॉडल की हवा निकल जाने का दुख है। और सबसे बड़ा दुख तो ये कि जिन लोगों को उन्होंने पद दिया, सीएम बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, वे सब तो मौज कर रहे हैं, लेकिन वे खुद ही पैदल हो गए। इतने सारे दुखों से पार पाने का केजरीवाल को एक ही रास्ता मिला, और वो रास्ता है विपश्यना। इसलिए 1 महीने तक दिल्ली वालों से अपना मुंह छिपाकर रखने वाले केजरीवाल पंजाब निकल गए, और वो भी रातों रात। केजरीवाल का मानना है कि विपश्यना सारे दुखों को दूर करता है। केजरीवाल खुद ये कह चुके हैं कि विपश्यना पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं इंजीनियर हूं, इसलिए भरोसा करता हूं। केजरीवाल को भी भरोसा है, फिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। संभव है कि 10 दिन पूरा होते होते केजरीवाल के सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने मौका मिलते ही केजरीवाल को और ज्यादा दुखी करने का प्लान बना रखा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता केजरीवाल की राहों में कांटा बिछाने में पूरी तरह से तैयारी कर चुकी हैं। बीजेपी की नजर केजरीवाल के वोट बैंक पर है। केजरीवाल की पार्टी का जो 42% वोट है,
माना जा रहा है कि उसमें से तो बीजेपी के चुनावी स्कीम्स को लागू होते ही करीब 15% वोटर्स खिसक जाएंगे, क्योंकि ये वोटर सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी की वजह से केजरीवाल को वोट दिया करते थे। इसलिए बीजेपी की नजर आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स पर है। तमाम सर्वे बताते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी इस समुदाय के लोगों का ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान शेयर किया, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। इसलिए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगी। युवाओं, पेशेवरों, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करने के बाद दिल्ली का बजट ऐसा होगा जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए, हर वादा पूरा किया जाएगा, चाहे वो बहनों को 2500 रुपए देने का हो या 21,000 रुपए या सिलेंडर का हो। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के उस सवाल का जवाब दे रही थीं, जिसमें वे बार बार पूछ रही थीं कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि वो झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के पास जाने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का पूरा फोकस झुग्गी झोपड़ी पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ के वोटर्स उनके पाले में चले आए तो फिर दिल्ली की सत्ता से हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 34 से 35% मध्यम वर्ग का वोट हमेशा रहता है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पैठ बनी हुई है। आरएसएस ने चुनाव से पहले इस समुदाय के बीच पहुंचकर माहौल बदलने की कोशिश की है। बीजेपी अब महिला सम्मान योजना, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, प्रेग्नेंट महिलाओं को 25,000 रुपए जैसी लाभकारी योजनाओं से इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। खोजी पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम की नई किताब में हुए खुलासे के बाद बोफोर्स रिश्वत कांड की एक बार फिर सुर्खियों में है। किताब में दावा किया गया 1987 में बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी को बचाने के लिए वरिष्ठ भारतीय नौकरशाहों और बोफोर्स अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें हुई और इन बैठकों में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को छिपाने राजीव गांधी को बचाने के तरीके बताए गए थे। इसके बाद भारत सरकार एक बार फिर एक्शन में है। उसने अमेरिका को एक अनुरोध भेजा, जिसमें 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई। भारत सरकार के इस नए कदम से स्वीडन में 155 मिलीमीटर फील्ड आर्टिलरी गन्स की खरीद को लेकर राजीव गांधी की सरकार के तहत हुए इस घोटाले की जांच को फिर से शुरू करने के संकेत दिए गए और सीबीआई के द्वारा हाल ही में विशेष अदालत द्वारा जारी पत्र अमेरिकी न्याय विभाग को भेजा गया। इस पत्र में एजेंसी ने अमेरिका की निजी जासूसी कंपनी फेयरफैक्स के प्रमुख माइकल हर्शमैन से जुड़ी जानकारी मांगी। इस खबर के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि इससे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2017 में हर्शमैन ने दावा किया था कि तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी गुस्से में थे जब उन्होंने स्विस बैंक खाते मॉन्ट ब्लॉक का पता लगाया, जहां बोफोर्स से रिश्वत की रकम कथित रूप से जमा की गई थी। हर्शमैन ने यह भी कहा था कि उस समय की सरकार ने उनकी जांच को नाकाम कर दिया था। सीबीआई ने पहली बार अक्टूबर 2024 में दिल्ली की अदालत से संपर्क किया था, जिसमें उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था और ये कदम उस समय उठाया गया था जब हर्शमैन ने भारतीय एजेंसीज के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी। आपको बता दें कि ये पत्र रोगारिटरी एक औपचारिक लिखित अनुरोध होता है, जिसे एक देश की अदालत दूसरे देश की अदालत से एक आपराधिक मामले की जांच में सहायता प्राप्त करने के लिए भेजती है। बोफोर्स घोटाले को स्वीडिश रेडियो ने उजागर किया था। ये 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की हार का एक प्रमुख कारण बना था। हालांकि 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ रिश्वत के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इस घोटाले से जुड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। इसमें इटली के व्यापारी ओटावियो क्वात्रोची का भी संदिग्ध रोल था, जो राजीव गांधी सरकार में काफी प्रभावशाली था। क्वात्रोची को जांच के दौरान भारत छोड़ने की अनुमति दी गई थी और वो मलेशिया चला गया था। क्वात्रोची पर ध्यान तब फिर केंद्रित हुआ जब यूपीए सरकार ने ब्रिटेन में उसके बैंक खाते से लाखों डॉलर की रिलीज को चुनौती देने से इनकार कर दिया। 1987 में स्वीडिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने भारत और स्वीडन दोनों को चौंका दिया जब उन्होंने होवित्जर डील में रिश्वत के भुगतान का खुलासा किया था। सीबीआई ने 1990 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। 1999 और 2000 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। राजीव गांधी को बरी करने के बाद विशेष अदालत ने अन्य आरोपियों, जिनमें हिंदुजा बंधु भी शामिल थे, के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे। 2011 में क्वात्रोची को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो दावे कर रही थी, लगता है कि वे दावे काफी हद तक सही हैं, क्योंकि विपश्यना के लिए अरविंद केजरीवाल पूरे शाही अंदाज में पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। 50 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों पंजाब पुलिस के कमांडोज, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल। मानो केजरीवाल कोई ध्यान साधना के लिए नहीं, बल्कि पंजाब की सत्ता का गणित सुलझाने के लिए गए हों। केजरीवाल पंजाब के रास्ते ही राजनीति में खुद को रीलॉन्च करने की तैयारी में हैं, क्योंकि दिल्ली का उनका प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की हवा ऐसे निकाल दी कि अब अगर केजरीवाल दिल्ली मॉडल की चर्चा भी करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल मन की शांति या सत्ता की तलाश के लिए पूरे तामझाम के साथ पंजाब पहुंच गए। वे होशियारपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में स्थित धम्मध्वजा विपश्यना केंद्र में 10 दिन तक रहेंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कभी वीआईपी कल्चर की मुखालफत करने वाले अरविंद केजरीवाल जब पंजाब पहुंचे तो उनके पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था। लाल नीली बत्तियों वाली कई गाड़ियां आगे पीछे थीं। पूर्व मुख्यमंत्री के इस काफिले के वीडियो के साथ साथ लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर तंज कसा और लिखा कि उनका काफिला ट्रंप से भी बड़ा। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया, उससे इतना डर लगता है। केजरीवाल जी को दुनिया की वीआईपी कल्चर पर टोकने की आदत, जो आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी सुरक्षा का घेरा लेकर घूम रहे हैं, गजब ही है। कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐश आराम का साधन बनाने का जरिया बना लिया। केजरीवाल के काफिले को लेकर भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी तंज कसा। सिरसा ने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब पहुंच गए। नजारा देखने लायक था। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, 2-2 करोड़ की गाड़ियां थीं, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडोज चल रहे थे, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए 100 कमांडो सुरक्षा में निकले हैं? केजरीवाल वो मसीहा हैं जो वैगनार में निकले थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपश्यना के लिए भी उनको 100 कमांडोज चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर तगड़ा हमला किया और कहा कि उन्हें विपश्यना से ज्यादा जनता से माफी मांगने की जरूरत है। हर साल की तरह इस बार भी केजरीवाल विपश्यना के नाम पर गुप्त छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि असल में वो पंजाब में बिखरती आम आदमी पार्टी को संभालने और राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाने जा रहे हैं।